माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे साहिल से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। साहिल एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां रागिनी की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक साहिल पहले तो कई दिनों तक रागिनी का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। साहिल की इस हरकत से सीमा दंग रह गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साहिल की पकड़ से रागिनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक साहिल भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही रागिनी एक गली की ओर मुड़कर साहिल की नजरों से ओझल हो गई। रागिनी की इस हरकत से साहिल काफी नाराज था। उसने मन ही मन रागिनी को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन साहिल सुबह ही गली के नुक्कड़ पर रागिनी के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद रागिनी नहीं आई। फिर साहिल ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। तब साहिल ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए रागिनी के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज साहिल के सर पर रागिनी को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज रागिनी को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर रागिनी ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज रागिनी को सबक सिखाने के लिए साहिल अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी रागिनी वहां से नहीं गुजरी। रागिनी के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। साहिल असमंजस में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि रागिनी कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से रागिनी के घर के बारे में पूछना चाहता था। साहिल सोच में ही था कि अचानक उसे रागिनी सामने से आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। रागिनी ने दूर से ही साहिल को देख लिया था, इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े साहिल के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु साहिल रागिनी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, रागिनी ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? साहिल ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा। लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियाँ यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा भी मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। साहिल की बातों से रागिनी का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से साहिल का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते में से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। रागिनी ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। रागिनी की बातों पर साहिल और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। साहिल ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। साहिल की बातों से रागिनी सहम गई। उसने साहिल की मनसा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। रागिनी की बातों पर साहिल थोड़ा ठिठक और बदतमीजी दिखाते हुए बोला,
मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल, तुम्हारे घर चलता हूँ। साहिल इस बहाने रागिनी का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली रागिनी को साहिल की यह चाल समझ में नहीं आई, और यह समझते हुए कि साहिल जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, साहिल को अपने घर ले गई। रागिनी के घर के हालात को देखकर साहिल को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को रागिनी ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं। माँ दूसरे घरों में काम करने गई हैं। पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकती थी। डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, रागिनी ने कहा। रागिनी की एक एक बात साहिल के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहां था वहीं खड़ा रहा। उसने रागिनी की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक कितनी तकलीफ की जिंदगी देखी ही नहीं है। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज रागिनी से माफ़ी मांगनी होगी और अब तक किए गए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह रागिनी की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन, इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज ना जाकर आवारागर्दी करता हूँ। रागिनी ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को ना सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना चाहिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। रागिनी कुछ कह पाती कि इससे पहले साहिल यह कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहां से तेजी से निकल पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। साहिल ने भी ऐसा ही किया। रागिनी से माफ़ी मांगने के क्रम में वह अपनी अमीरी, दबंगई सब कुछ भूल गया। इस माफीनामे में उसे छोटापन का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे गर्व हुआ कि रागिनी के कारण उसे आज अपने गलत कामों का एहसास हुआ और उसकी आंखें खुली। अतः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे न केवल आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहें तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।